सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट मैंने आपको लास्ट तो हमने कौन सा आर्टिकल किया था, आई थिंक 22 किया था ना, ये 21 किया था, 21 कर लिया था। और उससे पहले मैंने जब आपको पार्ट 1 कराया था तो मैंने आपसे बोला था कि भाई 3-4 पेजेस छोड़ देना ताकि मैं इसमें कंटेंट भेज सकूँ। अब क्योंकि मैं आज अपनी पीडीएफ नहीं अपनी पेन ड्राइव नहीं लेके आई हूँ, तो मैं सोच रही कि तुम्हें पुराना वाला नोट करवा देती हूँ, है ना, जो मैंने पेजेस छोड़ने को कहते हैं, है ना। उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा मैं आपको थॉरली ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए, तो हमने बोला था कि मैंने आपको पेजेस छोड़ने के लिए कहे थे, राइट। तो आप लोग जो है उस पेजेस में क्या करेंगे, आप 3 कॉलम बनाइए। हिंदी वाले अलग से बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पार्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम पार्ट, ठीक है। एक ऐसी कॉलम बनाएंगे, हिंदी वाले भाग लिखेंगे, इंग्लिश वाले पार्ट लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम आर्टिकल, कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है, और उसके बाद तीसरा लिखेंगे हम सब्जेक्ट, किससे रिलेटेड है ये। हिंदी वाले लिखेंगे विषय, अनुच्छेद और भाग। अब कंफ्यूज मत होना कि मैंने स्केड्यूल्स क्यों नहीं लिखे, तो स्केड्यूल्स जो है अलग पार्ट है, स्केड्यूल हम अलग से लिखेंगे। पहला लिखेंगे भाग पार्ट 1, लिखो पार्ट 1। जब मैं पार्ट बोलूंगी इस साइड लिखना है, जब मैं आर्टिकल्स बोलूंगी तो यहाँ पे लिखना है, और जब मैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट बोलूंगी कि वो आर्टिकल जो है किससे रिलेट करता है, पार्ट किससे रिलेट करता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। चलिए लिखेंगे पहला पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि भारत और उसका राज्य क्षेत्र, या फिर ऐसे लिखो संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आपने लिखे हुए राखी, कब लिखे? अच्छा, संडे लिखवाए थे, पहले लिखवाए संडे, पुराने बच्चों को लिखवाए, नए वाले आप आगे, क्या नाम है, क्या नाम था आपका, नवीन, हाँ आपने लिखे हुए पहले से, इधर आगे लिखे, किसी फोटो ले लेना। चलो तो एक काम करना, फोटोज ले लेना और इसको लिख लेना, ठीक है। और क्या लिखवाया, शेड्यूल्स लिखवा देती हूँ ना, हाँ शेड्यूल्स लिखवा देती हूँ मैं, हाँ ठीक है, मैं शेड्यूल लिखवा देती हूँ। आपने लिखे स्केड्यूल्स लिखे, चलो ठीक है। जिसने नहीं लिखे शेड्यूल्स लिखते हैं, और उसके बाद जो है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखते हैं हम। ये तो ठीक ही हुआ, मेरी मेहनत बच गई। चलिए अब हम लिखेंगे शेड्यूल, अनुसूची, हिंदी में चाहिए, मैं भेज दूंगी तुम्हें। हिंदी में नहीं लिखे हुए आपने? अच्छा, इधर तो सब इंग्लिश वाले हैं ना, इंग्लिश में है, हाँ 22 22 है ना, 25 कहाँ है, कहाँ पे पढ़ा आपने, कहाँ पे पढ़ा? नहीं 25 तो हुए ही नहीं अभी तक, मुझे भी बताना, क्या पता फिर मैंने छोड़ दिया होगा 25। चलो लिखेंगे हम, तो मुझे कौन बताएगा कि भाई आपका जो बेसिकली ये तो आपको देखिए, ये इतना ही रहेगा, 22 पार्ट्स ही रहेंगे। अमेंडमेंट के बाद जो भी आर्टिकल्स बने ना, वैसे अगर बोला जाए तो 395 है आर्टिकल्स की मैं बात करूँ तो, टोटल 395 है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, उन अमेंडमेंट के बाद इनकी संख्या जो लगभग 440 या फिर 450 के आसपास जा चुकी है। अब ये जो आर्टिकल्स है ना, वो कैसे है, वो कैसे जोड़े गए, जैसे आपने 15 का सब क्लॉज 1 पढ़ा, 15 का सब क्लॉज 2 पढ़ा, 16 का सब क्लॉज 1 पढ़ा, इस तरीके से सब क्लॉसेस में पढ़े। तो मेन तो कितने है ये 395 है,
कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना तो आपको आंसर 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट्स ही करने हैं। गूगल में जो दे रखा है उसको रहने दो, ठीक है। आपको जो है आयोग से क्या लेना है, अपना एक नंबर लेना है। आप वहां पे आयोग को ये नहीं बताओगे कि भाई आयोग जो आंसर देता है वही आंसर। हाँ हाँ हाँ, तो अभी के भी बताएगा तो कितने 22 भाग, और तब कितने थे, तब कितने थे 25 को भूल जाओ तुम, 25 को याद रखो ही मत तुम, 22 को याद रखो बस। 22 भागे 395 अनुच्छेद है और 12 शेड्यूल्स है। चलो तो क्या नाम है नंदनी, तुम 2 पेजेस छोड़ दो, उसके बाद में तुम्हें भेज दूंगी। हिंदी वालों के लिए मैं सर को बोल दूंगी, सर ग्रुप में भेज देंगे। चलिए मैं शेड्यूल्स लिखवा देती हूँ। चलिए अगेन ऐसे करेंगे हम, इस साइड लिखेंगे शेड्यूल यानी अनुसूची, इस साइड लिखेंगे विषय यानी कि उसका सब्जेक्ट क्या है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिस शेड्यूल में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेंगे उसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखने हैं, अदरवाइज नहीं। मुझे बताओ कि मूल संविधान में कितने शेड्यूल्स थे? मूल संविधान जब बना था तब, जब आपको ओरिजिनल संविधान भी बना था ना, उसमें कितने थे? एक बार चेक करो और अपना कंफ्यूजन क्लियर करो। दस नहीं बताया होगा मैंने। दो तो ऐड हुए, वो तो 11th और 12th है, लेकिन 8 थे आपके मूल संविधान में अनुसूचियां, 8 स्केड्यूल्स थे, 8 है, 8 स्केड्यूल्स हैं आपके। अगर मैंने 10 लिखा है तो शायद मेरे से गलती होगी, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो 8 स्केड्यूल्स जो थे आपके कब थे? आपके जो मूल संविधान यानी कि मूल संविधान में आपकी 8 स्केड्यूल्स थे। 4 जो है कैसे बने हैं आपके? 4 जो है संविधान संशोधन के तहत बने हैं। तो पहली अनुसूची लिखेंगे हम भाई, पहला अनुसूची हो जाएगा आपका किससे? पहली अनुसूची क्या थी? पहली अनुसूची क्या थी? अगर लिखेंगे हम तो शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल फर्स्ट यानी अनुसूची पहली, उसमें क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या लिखेंगे हम? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, बस। इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। चलिए दूसरा लिखेंगे, दूसरी अनुसूची लिखेंगे हम आपकी सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल लिखेंगे आप, किससे भाई सेकंड शेड्यूल रिलेटेड? कौन बताएगा मुझे? दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है? सैलरी है, ठीक है। जो आपके जितने भी भारत में आपके पदाधिकारी है यानी कि जितने भी अधिकारी, उन सभी की सैलरी, सैलरी ऑफ द ऑफिशियल्स, बस। मेन जो आपको सैलरी याद करनी है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे हम? वेतन भत्ते और पेंशन, वेतन भत्ते और पेंशन। अब देखो ऑफिशियल कैसे, ऑफिशियल कैसे होंगे भाई? आपके लेजिस्लेटर के होंगे यानी कि विधायक के होंगे, एग्जीक्यूटिव के होंगे यानी कि कार्यपालिका के होंगे, और किसके होंगे भाई? जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका के होंगे। तो ये सारे के सारे वेतन भत्ते किससे रिलेटेड होंगे?
ऑफिशियल्स की, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ठीक है। किससे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सैलरी, बस ध्यान रखोगे सैलरी। चलिए तीसरे आर्टिकल, तीसरे स्केड्यूल की बात करते हैं। तीसरा स्केड्यूल क्या था आपका, ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ यानी कि आपके जो विभिन्न पदाधिकारी है, जितने भी आपके अधिकारी, उन सबकी क्या होगी यहाँ पे, शपथ। तो शपथ से रिलेटेड है ये विषय, क्या हो जाएगा इसका, शपथ। इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। चलिए थर्ड भी क्लियर हुआ, लिखेंगे। फोर्थ क्या होगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फोर्थ, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और राज्यसभा को क्या कहते हैं भाई आपके, अपर या लोअर हाउस, अपर हाउस। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। अब ये कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से जो है ये आपका एलोकेट होते हैं। चलिए फिफ्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है आपकी, एसटी एरियाज के लिए ना। फिफ्थ शेड्यूल आपकी रिलेट करती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी ट्राइबल एरियाज। हाँ वो ATM स्क्वायर है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 स्पेशल स्टेट्स के लिए क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वो आपके शेड्यूल 6 में है। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, यानी कि हिंदी में जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रशासन, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित। अब यहाँ पे जितने भी जनजातीय, उन सभी का जो है यहाँ पे प्रशासन आएगा, सभी, ठीक है। तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। चलिए आर्टिकल शेड्यूल 6, शेड्यूल 6 यहाँ पे बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। अब ये ट्राइबल एरिया में कौन कौन सा आएगा भाई, ATM स्क्वायर, या फिर ATM में ATM स्क्वायर लिखो, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से संबंधित में प्रशासन, ये इसमें से आप देखो फिफ्थ और सिक्स्थ में कंफ्यूज मत होना। फिफ्थ आपके पूरे ट्राइबल एरियाज के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, और सिक्स्थ आपकी केवल इन 4 स्टेट्स के लिए है, इन 4 एरियाज के लिए। हाँ ये ट्राइबल एरिया में, इधर नागा, मिजो, ये ज्यादातर ये 7 सिस्टर्स जो वाला एरिया है, वहां पे ज्यादातर आपकी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, ट्राइबल पीपल ज्यादा रहते हैं। ATM स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे जो है मणिपुर नहीं आता है, तो ध्यान रखना कि ATM में मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है। ऑप्शंस में आपकी जो है मणिपुर भी आ सकता, लेकिन वहां पे मणिपुर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना सिर्फ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, क्या बोला, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 एरियाज के लिए आपका क्या है, इन 4 ST एरियाज के लिए आपका प्रशासन है। चलिए 6 क्लियर हो गया। 7 किससे रिलेटेड है भाई आपकी, लिस्ट से ना। चलिए 7th शेड्यूल लिखेंगे आपकी, लिस्ट कैसी हो गई भाई, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंटर लिस्ट, यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मैंने आपको बताया था सेंट्रल लिस्ट में केवल सेंटर कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में केवल कंकरेंट लिस्ट में आपकी क्या होगा, दोनों।
अब यहाँ पे स्टेट लिस्ट में एक एक्सेप्शन केस है, आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा है तो स्टेट लिस्ट में क्या संसद बना सकती है कानून? आपने पढ़ा ना अभी कि फोन नहीं करना है, क्या देख रहे हो फिर? मैं आपका अपना वो देख रही हूँ कि जो लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट तो बना, कंकरेंट लिस्ट में तो सेंटर स्टेट दोनों मिलके बनाती है ना कानून। सेंट्रल लिस्ट में भी पता है हमें कि सेंटर बनाती है कानून। पीछे आपका नाम क्या है, आपने तो पहले पढ़ा है, आयुष। स्टेट लिस्ट के लिए क्या संसद बना सकती है कानून? कैसे? वो तो अलग चीज होगी। और कोई? हाँ, एक रीजन ये हो सकता है। और राज्यसभा के लिए पढ़ा है, पढ़ी राज्यसभा, उसमें पढ़ा कि राज्यसभा क्या कर सकती है, स्टेट के लिए कानून बना सकती है। क्योंकि राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं कहाँ से चुन के जाते हैं भाई, विधायक ही तो चुन के जाते हैं राज्यसभा में। तो हाँ, वो उस कंडीशन में बना सकते हैं। जब हम राज्यसभा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। तो हो गया ये किससे संबंधित है, सूची। लिस्ट को क्या बोलते हैं हम, सूची। तो सूची है इसमें, तो सूची में हम बात, सूची हमेशा मैं गलत लिखती हूँ, सूची है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ठीक है। संवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। चलिए अब जो है यहाँ पर से 8 के बाद आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना स्टार्ट करते, 8 नहीं सॉरी 9 के बाद, अभी तो 8, चलो 8 में क्या आपकी लैंग्वेजेस। इसमें फैक्ट देखो, आपका जो मूल संविधान था, जो आपका मूल संविधान था उसमें कितनी लैंग्वेजेस थी, 14 लैंग्वेजेस थी। आज की डेट में कितनी हो गई है, 22। अब जो है एक मिनट, 22 लैंग्वेज हुई है। इसमें देखो अब आपको ना यहाँ पे क्या याद करना है, इसमें याद करना है 21st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 21st अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हमने जो 21वें संविधान संशोधन के तहत हमने जो है यहाँ पे कौन सी सिंधी भाषा को जोड़ा था। यानी कि 21st अमेंडमेंट एक्ट होता है आपका 1967 में, 1967 में होता है, जिसमें हमने क्या जोड़ा था, एडेड सिंधी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा था हमने 21वें संविधान संशोधन के तहत, 1967 में हुआ था। उसके बाद दूसरा देखो, अच्छा मैं दूसरा ना मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा तो नीचे लिखना, लेकिन मैं यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा संविधान संशोधन हुआ था आपका 72 में, आई थिंक 71 में, 71 संविधान संशोधन हुआ था आपका 1992 में, 1992 में, जहाँ पे हमने मणिपुरी, कोंकणी, जहाँ पे हमने मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया था, नेपाली को ऐड किया था हमने, नेपाली एडेड। आई बात समझ में? फिर उसके बाद होता आपका 92nd अमेंडमेंट एक्ट। 92nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था ये, 2003 में हुआ था। इसमें हमने जोड़ा था बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। तो ये आपको अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, 71, 92nd अमेंडमेंट एक्ट और 21वां संविधान संशोधन। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो आज वर्तमान में हमारे पास कितनी भाषा है भाई, 22 भाषा है। और हमारे ओरिजिनल जो हमारा मूल संविधान था उसमें आपकी कितनी है, 14 लैंग्वेजेस थी। भाई ये याद रखना इस तरीके से, फैक्ट डायरेक्ट ना भी पूछे लेकिन आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब चलिए हम 9th स्केड्यूल के तहत 9th स्केड्यूल में चलते हैं ना। चलो 9th किससे रिलेटेड है भाई, हाँ 9th किससे रिलेटेड है,
लैंड रिफॉर्म क्यों हुए थे? लैंड रिफॉर्म क्या रीजन देना पड़ा हमें? बिल्कुल सही 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 जा रहे हो तुम। हाँ वही है लैंड रिफॉर्म। तो ये हुआ था आपका पहला संविधान संशोधन, यानी कि इसमें लिखो हिंदी वाले भूमि बंदोबस्त, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, लैंड रिफॉर्म्स। चलिए अब देखो, मैंने बोला आपकी कि मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन नवी जोड़ी गई। तो नवी जोड़ी गई किसके लिए भाई? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, और पहला संविधान संशोधन होता आपको 1951 में। ओ मैंने गलत लिख दी, 1951। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद लिखना कि पहले संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा था। आई बात समझ? पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि उस समय क्या सिस्टम चल रहा था। तो जमीन भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। चलिए अब 10th स्केड्यूल किससे रिलेटेड है भाई? 10th स्केड्यूल किससे रिलेटेड है? कौन बताएगा मुझे? पीछे आयुष। एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। कोई भी राजनेता अपना दल नहीं बदल सकता है, क्योंकि जब उस समय राजनीति की स्थिति, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है बिल्ड हो रहा है, तो उस समय जो है अपने अपने फायदे के लिए जो राजनेता थे उन्होंने राजनीतिक दल बदले। कुछ कांग्रेस में गए, कुछ बीजेपी भी हाँ उस समय तक बनने लग गई थी, थोड़ा बनने लग गई थी। उसके बाद हम बोलते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें बहुत सारी पार्टीज थी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थे। तो राजनेता जो है अपने हिसाब से जो है दल बदलने लग गए थे। तो उस समय जो है यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया था, जिसको हमने जोड़ा था आपकी यहाँ पे 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत हमने ये कानून ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे। शेड्यूल 10th में है। और अब देखो ये स्केड्यूल में इसलिए जोड़े गए क्योंकि ये चीजें हम जो आर्टिकल्स में नहीं ला सकते थे ना, अब आर्टिकल्स तो बन चुके हैं, मेन जो है उसी में हम अमेंडमेंट करके उनके सब क्लॉसेस जोड़ सकते थे। तो यहाँ पे ये शेड्यूल 10 में है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। अपना कोई भी राजनेता जो है दल नहीं बदल सकता, हालांकि आज की डेट में भी होता है। अभी राघव चड्डा पे भी कंडीशन बनी थी ना ये वाली, हाँ कि ना? हाँ ना बोलो, क्या हो रहा था? बदलते रहते, लेकिन हाँ ये है कि अंदर ही अंदर कार्रवाई चलती है। वो कार्रवाई किस तरीके से चलती है वो हमें भी नहीं पता। किनके केस में नहीं हुआ था? बोलते रहते ना उस टाइम पे भी लोग। चलो स्केड्यूल 11 किससे रिलेट है आपकी? पावर ऑफ पंचायत, यानी कि हम बोल सकते हैं इनको, हाँ पंचायत बोल सकते हैं, पंचायत से रिलेटेड है। पावर ऑफ पंचायत यानी कि नगर पालिका तो नहीं, ग्राम सभा, ग्राम सभा से रिलेटेड है। ग्राम सभा, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल कौन से उसमें है ये? 243 Z, सॉरी जी है, 243 Z नहीं जी है, 243 जी में आपका जो है यहाँ पे ग्राम सभा से बोला गया। और इसको जोड़ा गया था आपके 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1990
1992 है आई थिंक। 1992, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। और उसी साल एक और अमेंडमेंट एक्ट होता है और जिसको जोड़ा जाता है, हमने शेड्यूल 12 में जोड़ा गया, जिसमें हमने क्या बोला था, पावर टू म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका बनी थी आपकी। पावर टू म्युनिसिपैलिटीज किससे रिलेटेड है भैया, नगर पालिका। आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल रहने दो यहाँ पे, लेकिन इसी साल जो है यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट होता है और इसको जोड़ा गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट हुए जो आपके 1992 में। तो आपको पता है कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें आपकी 8 अनुसूची थी और 8 अनुसूचियों को हमने किस तरीके से जोड़ा है, यहाँ पे मैंने आपको स्केड्यूल्स के साथ साथ वो भी लिखवा दिया कि अमेंडमेंट एक्ट। अब अमेंडमेंट एक्ट याद रखना कि 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है आपकी, लैंग्वेज से। लैंग्वेज में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट जो स्केड्यूल अमेंडमेंट बताया वो, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत जो अनुसूची 8 में आपकी भाषाओं को जोड़ा था। 21st अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने कौन सी भाषा को जोड़ा था, सिंधी। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1993 के तहत हमने जोड़ा था नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। और बात करें तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में होता है, उसके तहत हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन तब जाके 22 भाषा हुई है। फिर अनुसूची अगर मैं बात करूं 10 की, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून है, जिसमें हमने देखा कि कौन सा स्केड्यूल है ये, 11वां तो है, लेकिन कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा हमने, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 10th वाला एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th वाला और 12th वाले दोनों एक ही साल में होते हैं, और 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे ना एयर के लिए एक बार एक क्वेश्चन बना था तो वहां पे 1991 कर दिया था उन्होंने, एयर जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, आई थिंक लोअर पीसेस में बना था, बच्चे ने इसको जो है सही कर दिया, और वो बना था स्टेटमेंट में, तो 1991 नहीं है वो, 1992 है। चलिए ये तो हमने हो गए सारे के सारे कर लिए, राइट। चलो अब मुझे कौन बताए भाई आर्टिकल्स, मैं फिर आर्टिकल्स के पीछे पड़ गई। कॉपी बंद, आर्टिकल्स सुनाओ मुझे। 2 दिन की छुट्टी थी आप लोगों की, पीछे आयुष को याद है कितने आर्टिकल्स याद है आयुष को, इधर नवीन जी कितने आर्टिकल्स याद कर लिए, राखी, नंदनी और सरस्वती, और कौन कौन बैठा है यहाँ पे, 18-20 तक याद है, स्टार्टिंग से 1 बाय 1 सुनाओ विद सब क्लॉसेस। अच्छा कोई भी सब क्लॉसेस नहीं पता वैसे सुना दो, जोर से बोलो ताकि इनको भी सुनाई दे, ताकि इनको पता चले कि हमने क्यों याद नहीं किया। ठीक है, तुम थोड़ा नवीन इधर को जाओ, हाँ अब बोलो। ऐड ऑन कर सकते हैं, हाँ स्टेट का कोई भी एरिया डिमिनिश कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसका नेम चेंज कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। और फोर्थली ये है कि अगर टू और थर्ड को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए कोई अलग से अमेंडमेंट ही लाना पड़ेगा, वो फोर्थ के अंदर उसी में ही है, ठीक है। अब नवीन आप बताओगे मुझे पार्ट सेकंड में कौन कौन से आर्टिकल्स है, और बताओ मुझे। पार्ट सेकंड आपका नागरिकता से रिलेटेड है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है, पार्ट सेकंड की बात करें ना, सिटीजनशिप 5 से लेके 11 तक इसमें आर्टिकल से बताओ मुझे। हाँ मैं वो समझ गई, लंबा चौड़ा मत बताओ, बस ऊपर ऊपर का बताओ। 6 आर्टिकल क्या कहता है, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, इधर याद रखना, तुम चारों फंडामेंटल राइट्स याद कर लो। मुझे क्या पता, मेरे को कुछ आता थोड़ी, तुम बताओगे। कंफ्यूजन वहां नहीं होना चाहिए।
वही है जो चल रहा है, वही है। आगे फंडामेंटल राइट्स, चलो पहले तुम सिटीजनशिप को एक्सप्लेन कर दो। उसके ग्रैंड पेरेंट्स है ना, 50 वो। चलो आगे सिक्स, मत करो, चलो कोई नहीं। सिक्स, मैं राखी से ही पूछ रही हूँ। चलो सरस्वती बताएगी, तुमने 7 तक बता दिया ना, 8वां बताओ। हंसना नहीं है, आंसर देना है। 4 तक याद है, आगे बताओ। बहुत अच्छा याद कर लिया तुमने, बहुत गनीमत होगी। नहीं बता, भूल गई, ऐसे बोलो याद ही नहीं थे। आगे तुम बताओ। आर्टिकल 8, 8 पूछा है मैंने, एनआरआई बताया था ना। आर्टिकल समझ जाओ बस, मेन फैक्ट याद रखो। आर्टिकल 8 से उठाओ एनआरआई, बस समझ जाओ कि एनआरआई में क्या था। पीछे आर्टिकल 9, फिर मैं ऐसे रिवर्स में आऊंगी ना। मतलब जो जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है वो किसी दूसरी कंट्री की एक और सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली। चलो 10 देखा नहीं, 10 बताओ। हाँ नहीं, ऐसे रिवर्स में जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं, नहीं नहीं। कौन बताएगा मुझे, सरस्वती, नंदनी, दिया, तीनों में से बताओ। आर्टिकल 10, वो आर्टिकल 9 में, आर्टिकल 10 कहता है पीछे। आयुष जैसे एक आदमी तुम पीछे का रिवाइज तो कर लो, जिनको नहीं आता है। देखो कि हम पे कौन सा आने वाला है, एटलीस्ट मुझे वो तो दे दो, दिलासा तो दे दो कि हम पढ़ रहे हैं। हाँ आर्टिकल 10, कोई आदमी इंडिया का सबसे पार्लियामेंट आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आप भारत में नागरिक हो तो किसी न किसी कानून के तहत, और वो कानून कौन सा है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, 11th टर्मिनेशन ऑफ द। चलिए भाग 3 की मैं बात करती हूँ, है ना। चलिए अब मुझे आगे बताएंगे आर्टिकल 12। जिसमें आपकी लेजिस्लेचर आती है, एग्जीक्यूटिव आती है, जुडिशरी आती है, मतलब सारे ऑफिशियल्स के अंदर आते हैं। चलिए सरस्वती जी थर्ड, 13 मतलब थर्ड नहीं 13। नंदनी, हाँ क्या था उसमें, जुडिशियल रिव्यू तो था। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हाँ तो प्री और प्रो में क्या क्या प्रोविजन थे। किस चीज में प्रॉब्लम आएगी, डबल जियो पार्टी कहाँ चले गए, वो तो बहुत आगे था। पीछे 13 आर्टिकल नहीं आता। आगे नवीन, नवीन 13, हाँ उस लिमिट तक होंगे, अपने आप नहीं, उस लिमिट तक होंगे। वो पूरा अवॉइड हो जाए, मतलब वो इनवैलिड हो जाएगा पूरा। वो नहीं, वो इतना ही नहीं है, बस आपको एक्सपोस्ट सॉरी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ याद रखें। आर्टिकल 14 राखी, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड
क्या बोला तुमने? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या था इसमें, क्या क्या चीजें थी? कौन सा प्रोविजन कहाँ से लिया है और कैसा नेचर है इसका? ब्रिटिश ब्रिटेन से। और अच्छा, चलो अब मुझे आर्टिकल 15 बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ा है तो सुनाओ चलो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, चलो। 15 का सब क्लॉज 2 मिस नंदिनी। नहीं, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, पब्लिक प्लेसेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। 15 का सब क्लॉज 3 पीछे आयुष, सब क्लॉज 3 15 का क्या कहता है? वो तो 15 का 2 है। सिटीजन्स थी, बच्चों और वुमेन्स के लिए, बच्चों और वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है, मतलब उनके लिए कुछ प्रोविजन अलग से कर सकते हैं। 15 का सब क्लॉज 4। 15 का सब क्लॉज 5, 5 भी तो था उसमें 15 का। हाँ, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड 16 में है। आगे 15 का सब क्लॉज 5 पूछा था ना मैंने, सरस्वती जी। आगे ईडब्ल्यूएस था उसमें, इसके बाद वाले इसमें क्या था? SC ST के लिए एजुकेशन में मतलब रिजर्वेशन कर सकती है, चाहे वो कैसे भी स्कूल्स हो, स्कूल मतलब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ। चलिए 16 का सॉरी 15 का सब क्लॉज 6 पीछे आयुष। 15 का 6, 15 का 6 ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ऑफ 10% फॉर द, 4 5 ही कराए थे, चलो इतना ही है वैसे। 16, मैं तुम्हारे पीछे आर्टिकल्स याद करने के लिए इसलिए पीछे पड़ी हूँ हाथ धो के कि 1 से लेके 50 तक तो बाय हार्ट याद होने चाहिए। हाँ 17, 18 सरस्वती को छोड़ के बाकी आप टाइटल्स को नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 19, अब 1 बाय 1 बताना मुझे। आर्टिकल 19 के जो 6 अधिकार है आपके पास, कौन बताएगा? आगे आर्टिकल 19 क्या कहता है? 6 प्रकार की आजादी देता है ना। हाँ। हम्म, हाँ ये तो है, लेकिन क्लॉजेस के साथ बताओ ना कि 15 का ए, सॉरी 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, इस तरीके से। आगे नवीन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ 19 का सी, बाकी याद नहीं, याद करने। आप यूनियन बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं ना, कहीं भी राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी निवास बस सक मतलब घूम सकते हो। निवास कर सकते हो। फिर 5 क्या कहता है? कहीं भी बस सकते हो, रेजिडेंस। 6 बिल्कुल, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी अपना स्टार्टअप वगैरह कुछ भी करना है आप कहीं पे भी कर सकते हो। हाँ ये एक्सेप्शन बोल सकते हो तुम इसको। नहीं, अब देखो ये जमीन लेना तो अलग बात होगी, लेकिन तुम एज रेंटल वे में तो रह सकते हो ना, रेंट के पर्पज से भी तो तुम रह सकते हो, रेंट के पर्पज से तुम रह सकते हो। हाँ रेंट के पर्पज से रह सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारी आजादी को तो नहीं छीन रहे ना,
आजादी तो नहीं छीन रहा है, तुमको जो आर्टिकल के अकॉर्डिंग दे रखा है वो तो है ही, तुम रेंटल वे में रह सकते हो। 20 आर्टिकल कौन बताएगा मुझे? लाइक किसमें हो? 20 का 1 2 3 किसमें? 1 2 किससे रिलेटेड है? 3 किससे रिलेटेड है? सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप अपनी स्वयं की गवाही नहीं दे सकते, ये आपके अधिकार के तहत नहीं है। आर्टिकल 21 क्या कहता है पता? नवीन 21 नहीं पता, आगे। पर्सनल लिबर्टी, और 22 हमने नहीं पढ़ा राइट अभी। चलिए अब आर्टिकल्स देखो याद कर लेना, और ये स्केड्यूल्स है ना ये भी याद कर लेना भाई। अच्छा स्पेस तो बचा होगा ना आपकी कॉपी में? इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपने टेबल बनाई कहाँ? लिखवाए तो थे मैंने फैक्ट भी, 8 के बाद जितने भी आर्टिकल स्केड्यूल्स है उनमें फैक्ट थे। 8 के बाद, 8 के बाद जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताए थे ना वही तो थे फैक्ट इसमें। कोई बात नहीं, बस तुम्हें याद होने चाहिए, याद रखना तुम इसको, ठीक है, इनको याद रखना। अब कल को क्वेश्चन बनेगा तो मैं से नहीं बोल सकते कि मैम आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। चलो अब सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोलते हैं ना कि आपके जो भारतीय संविधान है उसको उधार का थैला भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई हम संविधान को जो है उधार का थैला भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? सबको एक जैसे हमारे जो प्रोविजन है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें हमने बहुत सारे कंट्रीज से हमने प्रोविजंस को ले रखा है। तो सबसे पहले डालेंगे, हेडिंग डालेंगे आप लोग सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम डालेंगे कि अमेरिका से, अमेरिका नहीं सॉरी, हाँ यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या क्या ले रखा हमने? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, ऐसे ही बोलते हैं। क्या क्या ले रखा हमने? तो सबसे पहले लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से, पहला पॉइंट क्या क्या ले रखा हमने? फंडामेंटल राइट्स लिखेंगे, फंडामेंटल राइट्स। दूसरा प्रियम्बल, जो है ना आपकी प्रियम्बल, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब मैंने प्रियम्बल पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि हमने प्रियम्बल जो अमेरिका से लिए, क्योंकि जो अमेरिका का प्रियम्बल है उसमें भी सेम वही लैंग्वेज लिखी है, बट उसका मीनिंग सेम वही है लेकिन उसमें लैंग्वेज दूसरी लिखी है। तो प्रियम्बल हमने जो है अमेरिका से लिए, हम भारत के लोग है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनी रिजॉल्व दैट, क्या बताएंगे हम? सोवरेन सीरीज में याद है? नहीं है याद, पीछे आयुष को याद नहीं है, आगे नवीन को भी याद नहीं है, याद है क्या था? ट्रिपल एस डी आर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। प्रेम्बल देख लेना आप लोग, याद कर लेना, याद तो क्या पर इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या ले रखा हमने? जुडिशरी, आपकी जो इंडिपेंडेंट न्यायपालिका है जुडिशरी है, वो कहां से ले रखी हमने? यूएसए से, जुडिशरी। दूसरा जुडिशियल रिव्यू, जो मैंने आपको आर्टिकल 13 में पढ़ाया था ना, स्वतंत्र जो क्या था, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी आपका जो हमने अमेरिका से लिया है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट और क्या ले रखा हमने यहां से? वॉइस प्रेसिडेंट, यानी कि तुम बोल सकते कि पोस्ट ऑफ वॉइस प्रेसिडेंट। वॉइस प्रेसिडेंट होता है ना उपराष्ट्रपति, वो हमने यहां से ले रखा है, उपराष्ट्रपति। और क्या हुआ, कोई डाउट है?
लीडर्स कैसे मतलब? यहाँ जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। अच्छा होगा। प्रेसिडेंट अच्छा होगा, जाके मिल लेना उनसे, तब पता चल जाएगा प्रेसिडेंट अच्छा है। प्रेसिडेंट रूल नहीं है यहाँ। हाँ, ऐसे तो मान के चल सकते, ऐसा बोल सकते, क्योंकि यहाँ राजा नहीं ना, वहाँ राजा है, वहाँ राजा है, उसके बाद प्रेसिडेंट है। हाँ, तो वहाँ वहाँ प्रेसिडेंट रूल है ना। ब्रिटेन में पीएम होता है ना, तो मतलब मेन पीएम ही होता है, तो जैसे उधर वाइस प्रेसिडेंट ब्रिटेन में। अब देखो, नहीं होगा वैसे, होता तो सब जगह है, लेकिन हमने जो है सबसे पहले कहाँ से उठाई ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिली। तो वॉइस प्रेसिडेंट हमने जो है कहाँ से उठाया, एक तो यहाँ से वॉइस प्रेसिडेंट, और दूसरा हमने क्या उठाया था यहाँ से, इम्पीचमेंट शब्द सुना है आप लोगों ने? इम्पीचमेंट क्लास 8th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या होता है इम्पीचमेंट? किसको अबॉलिश कर, किसको हटाते हैं? धामी को, प्राइम मिनिस्टर को, सीएम को हटाने का मतलब तो उसकी सरकार गिराना। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को भी तो हटाने की कोई, हाँ हाँ, इम्पीचमेंट किसके लिए होता है? प्रेसिडेंट के लिए, है ना। तो इम्पीचमेंट शब्द नहीं, बल्कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, उनको हटाने की प्रक्रिया यहाँ से लिए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, यानी कि जजेस को हटाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। कभी भी ध्यान रखना, आज बता रही हूँ, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब भी याद रखना कि इम्पीचमेंट शब्द जो है स्पेशली प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। बाकी जितने भी पोस्टर्स है, लाइक आपकी जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, ये हो गया, और जो आपके और भी जो पोस्ट होती है, इनको हटाने की जो प्रोसेस होती है वो इम्पीचमेंट की ही तरह होती है, लेकिन उनके लिए इम्पीचमेंट शब्द यूज नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। इम्पीचमेंट शब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होगा, बाकी उनको हटाने, हाँ, इनके लिए प्रोसेस यही होती है, लेकिन इनके लिए वर्ड यूज नहीं होता है। प्रोसेस वही होती है इम्पीचमेंट वाली, लिख दो तुम, इम्पीचमेंट ब्रैकेट में लिख लेना। पर तुम कहीं पे भी देखना, जब तुम बुक पढ़ोगे ना, तो तुम महाभियोग पढ़ा होगा ना, हिंदी में महाभियोग कहते हैं उसे, महाभियोग। तो इम्पीचमेंट जब शब्द तुम देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए देखोगे। प्रेसिडेंट के अलावा जितने भी पोस्ट होते हैं जो इम्पीचमेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग हटते हैं, उनके लिए आप वो वर्ड यूज नहीं करोगे, वो वर्ड सुनने में नहीं आएगा। प्रोसेस वही होती है, प्रोसेस सेम होती है, लेकिन वर्ड हमेशा वर्ड जो है प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। चलिए, और यहाँ पे हमने ले रखा है, एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रोसेस, दूसरा लिखेंगे इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ले रखी है भाई? यहां से ले रखी है। चलिए अब ब्रिटेन से देखते हैं। नेक्स्ट, ये तो था अमेरिका। अब दूसरा देखेंगे कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है भाई हमने? ब्रिटेन के संविधान से तो सबसे पहले लिखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ क्या लिखेंगे इसको? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली हम इसको कहेंगे, संसदीय शासन प्रणाली। चलिए आगे देखें, आगे क्या लिखेंगे हम? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, यानी कि जो कानून है उसके तहत ही शासन होगा। रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, हम इस पे देखेंगे। तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट,
सिंगल सिटीजनशिप, तीसरा सिंगल सिटीजनशिप। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आयरलैंड। आयरलैंड एक देश है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, आयरलैंड। तीसरा लिखेंगे आयरलैंड। लिखेंगे सबसे पहला डीपीएसपीस, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हिंदी वाले राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन ब्रैकेट लिख देंगे डीपीएसपीस, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नेक्स्ट इसी में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरीके से होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तीसरा लिखेंगे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। चलिए अब नेक्स्ट लिखेंगे रसिया। रसिया से क्या क्या लिया हमने, रसिया से लिखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य लिखेंगे। नेक्स्ट जापान। लिखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि लॉ इन्फोर्स्ड बाय, नहीं ऐसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या लिखेंगे, प्रोसेस फॉर्म्ड बाय लॉ, हाँ प्रोसेस फॉर्म्ड बाय लॉ। नेक्स्ट लिखेंगे जर्मनी। अब कहीं पर ना जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, विहिमर, विहिमर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर क्या कर सकते हैं, जर्मनी ना लिख के क्या बोल सकता है कि विहिमर, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको विहिमर कहते हैं। हिंदी में देखो आधवा विहिमर का संविधान भी बोलते हैं, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को विहिमर का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो उस जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है, तो कल को आपसे एग्जामिनर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बोल सकते हैं। तो विहिमर का संविधान, यहां से लिखेंगे हम इमरजेंसी, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। और नेक्स्ट लिखेंगे जॉइंट मीटिंग ऑफ, जॉइंट मीटिंग ऑफ अपर एंड लोअर हाउस, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट मीटिंग ऑफ अपर एंड लोअर हाउस। नेक्स्ट लिखेंगे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। लिखेंगे प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
और नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्शन इन द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हमने। चलिए आगे नेक्स्ट लिखेंगे कनाडा, कनाडा लिखेंगे एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। देखो इसका मतलब होता है कि इसमें लिखेंगे हिंदी में उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट फंस जाता है, जहाँ पे उसको अगर अपना ओपिनियन देना है तो वहां पे ओपिनियन देने से फंस जाता है। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से अपना सुप्रीम कोर्ट के जज से ओपिनियन मांग सकता है। ठीक है, चलिए ये है आपका। दूसरा लिखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स यानी कि राज्यों में राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स मतलब स्टेट गवर्नर्स। नेक्स्ट लिखेंगे रेसिड्यूरी पावर्स, रेसिड्यूरी पावर्स, रेसिड्यूरी पावर्स यानी कि शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। रेसिड्यूरी पावर मतलब शक्तियों का बंटवारा कैसे कि आपको पता है कि जो सेंटर है वो आपके कैसे बना, आपके जो कानून बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघात्मक विशेषता है, क्वासी फेडरल लिखेंगे। अब क्या पता है इसका क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब आपको संघात्मक विशेषता है। फेडरल और यूनिटरी दोनों फॉर्म है यहाँ। कौन बताएगा मुझे डिटेल में, मतलब जिसने पहले पढ़ा वो मुझे बताइए। क्वासी फेडरल आप लोगों ने शब्द पहले पढ़ा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। इंडिया की जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, उसमें आपने क्वासी फेडरल शब्द सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। क्या था उसमें, देखो जरा नोट्स खंगालो पीछे, देखो क्वासी फेडरल शब्द पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ा है, पढ़ा है लेकिन याद दिए। देखो जरा पीछे देखो क्वासी फेडरल, उसके बाद में समझाऊंगी आपको। देखो राखी पीछे क्वासी फेडरल आपने पढ़ा होगा इधर, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आर्टिकल से स्टार्ट हुआ है पहले। सन ने स्टार्टिंग कहाँ से कराई थी, रफ कॉपी है। सन ने कहाँ से स्टार्ट की। क्वासी फेडरल मतलब होता है संघात्मक विशेषता है। मतलब क्या है आपको पता है, ये इंडिया है, अलग अलग स्टेट्स है, अच्छा इसको ऐसे लिखो क्वासी फेडरल ना, यानी कि अर्ध संघात्मक विशेषता है। मतलब क्या है इसका, मतलब कि एक पूरा भारत है, भारत का अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट्स है, वहां पे अपनी अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सीएम अपना रूल करता है ना। जैसे इंडिया है, इंडिया के अलग अलग एरियाज में सीएम है, लेकिन इन सभी सीएम को लीड कौन करता है भाई, एक व्यक्ति पीएम। यानी कि आप यहां से देख सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा तो हो रहा है बट फिर भी सेंटर कौन है हैवी, सेंटर हैवी है। क्वासी फेडरल मतलब, फेडरल मतलब क्या होता है सामंती ना, कि यहाँ पे अपने पावर्स, फेडरल मतलब होता है कि पावर्स को डिवाइड तो किया है लेकिन कैसे, क्वासी पावर डिवाइडेड है बट स्टिल जो हैवी कौन रहेगा आपका, सेंटर हैवी रहेगा। तो क्वासी फेडरल मतलब कि आपका संविधान ने आपके भारत को क्वासी फेडरल बनाया। पावर्स तो डिस्ट्रीब्यूट है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है आपका, आपका यूनियन है, तब भी शक्तिशाली यूनियन रहेगा।
उपवासीय फेडरल लिखा आपने, अर्ध संघात्मक विशेषता लिख दो इसको हिंदी में। चलिए, अब अगर मैं बात करूं तो भाप का जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935 का, उसमें क्या क्या प्रोविजन पड़े थे आपने बताओ मुझे, पीछे नहीं देखना है, आपने रिवीजन किया होगा। 1935 का जो एक्ट आया था उसमें क्या क्या पढ़ा आपने? अब 1935 का एक्ट तो सभी ने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, क्या क्या देखा था आपने 1935 के एक्ट में? लिखो पहला, ये अलग से लिखना है इसको, जैसे आपने आयरलैंड कनाडा लिखा ना, उसके बाद जो है आप लोग लिखना नेक्स्ट, हाँ सोर्सेस में ही दूसरा लिखना, 10वें नंबर का होगा आई थिंक, ये 10th नंबर का ना, जो भी नंबर है इसका। एक्ट ऑफ 1935, जो 1935 का एक्ट आया था उसमें क्या क्या था? एक्ट ऑफ 1935 उसमें लिखोगे पहला आप यूनियन पब्लिक सर्विस, यूपीएससी देखा था ना, लोक सेवा आयोग, पहला लिखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस। टेन्योर ऑफ राज्य, टेन्योर ऑफ गवर्नर, टेन्योर ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल। इमरजेंसी, आपातकालीन उपबंध, पहले हो गया है, देख लेना, ऑप्शन में जो आएगा उसके हिसाब से टिक कर देना। हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ कि पहले मैंने करा दिया, ऑप्शन में देख लेना, जिसमें आएगा उसमें टिक कर देना, दोनों आएंगे तो वो क्वेश्चन डिलीट होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आपके पास पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सी बुक है? ल्यूसेंट है ना बुक, है कोई पॉलिटी की बुक जहाँ पे आप लोग मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ते होंगे? है कोई बुक ऐसे पढ़ते भी हो बुक से? नहीं पढ़ते, बुक ही नहीं है तो खरीदो फिर मार्केट से। तो मेरे से तो पूछ सकते हो ना, ऑप्शन बहुत सारे हैं, मैं तो तुम्हें एक पर्टिकुलर ऑप्शन दूंगी। कौन बोलता है? सब अलग अलग बोलते हैं, तुम अपना क्या सोचते हो? अच्छा, तुम जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है तुम्हें 100% आता है, तो फिर जब तुम्हें 100% नहीं आ रहा है तो तुम्हें बुक्स की जरूरत है। तुम अपना ओपिनियन लेके चलो। टीचर कहता है कि इधर उधर नहीं भटकना है, जो नोट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो पर्टिकुलर 90% आपके हैं, मैं गारंटी देती हूँ कि 90% जो नोट्स है क्वेश्चन है वो मेरे नोट से फंस जाएंगे, 10% की गारंटी मैं नहीं देती क्योंकि वो मेरे लिए भी नए होंगे। अब जो है यहाँ पे अगर तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर वो पूरा 100% समझ में आ रहा है तब फिर तुम्हें बुक की जरूरत नहीं, तुम महाज्ञानी हो। लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ जो नोट्स होते हैं ना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, बुक्स जब हम रीड करते हैं तो समझ में नहीं आता है हमें क्या चीज पढ़नी है क्या चीज छोड़नी है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जा रही है। अपने डायमेंशंस को बढ़ाने के लिए बुक्स रीड करो, मैं कहती हूँ बुक्स रीड करो। तुम कल बुक्स बहुत सारी है, ल्यूसेंट से स्टार्ट, तुम अगर 0 लेवल से पढ़ रहे हो तो तुम एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो और ल्यूसेंट फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ल्यूसेंट नहीं भी फॉलो करते, मैं कई दफा बोल चुकी हूँ कि एक तो लक्ष्मीकांत है भाई, अब लक्ष्मीकांत बहुत से बच्चों को टफ लगती है तो मैं इसको नहीं बोलूंगी तुम लक्ष्मीकांत लो। दूसरी आती है परीक्षावाणी, अलग अलग सब्जेक्ट की मिल जाएगी। ये परीक्षावाणी केवल उत्तराखंड की नहीं है बल्कि इसमें पॉलिटी की भी मिलती है, हिस्ट्री की भी मिलती, हिस्ट्री में भी अलग अलग मिलती है, एंशिएंट की अलग मिलती है, मेडाइवल के लिए अलग मिलती है और मॉडर्न के लिए अलग मिलती है, ज्योग्राफी की मिलती है, इकोनॉमी की मिलती है। परीक्षावाणी ले लो, सब एक ही बुक है, कंटेंट एक ही मिलेगा तुम्हें, बस लक्ष्मीकांत जो है मेंस के पर्पज से भी है, मेंस के पर्पज से भी है लक्ष्मीकांत। और मैं तो प्रेफर करूंगी कि तुम दोनों में से कोई जो सी बुक तुम्हें समझ में आ रही है उसको पढ़ लो। परीक्षावाणी, परीक्षावाणी और लक्ष्मीकांत, तुम्हें जो सी प्रेफर करनी है तुम ले सकते हो। बस मैं बोलती कि बुक्स पढ़ो, बुक्स रीड करनी, ऐसे नहीं कि तुम बिल्कुल
घुस जाओ ये कि भाई हमें ये भी याद करना है, ये भी रट्टा फिक्की से नहीं करना, रीड करना है ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए कि हाँ भाई क्या क्या चीज है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका। तो मेरे तरफ से तो इतना सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल्स के और मूव करते, राइट। आर्टिकल्स कौन सा हमने देख लिया था, 21 तक हो गया था ना। अब हमें करना है 22। चलिए 22 आर्टिकल हमने पढ़ना है 22। पीडीएफ में आपको जो है कल भेज दूंगी, ठीक है, पीडीएफ में भेज दूंगी। आर्टिकल 22 की मैं बात करती हूँ। किसी को मालूम है कि आर्टिकल 22 क्या है? पीछे आयुष को पता होगा। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं, दोबारा याद कर क्या है। एक मिनट यार, क्या लिखा? देखो बात ही नहीं, इधर ध्यान दो। आर्टिकल कहता है प्रिवेंशन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो, हाँ बिल्कुल। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल इंसान है जो, उसको अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उसके पास क्या अधिकार है? अगर तुम्हें कल को पुलिस अरेस्ट करती है तो तुम्हारे पास क्या क्या अधिकार है पुलिस से सवाल करने के? बिल्कुल सही। पहला तो आपके पास ही है, पहला आप सवाल पूछ सकते हो भाई कारण, आखिर किस कारण से आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। दूसरा, बिल्कुल, दूसरा कि अगर आपका केस चल रहा है तो आपके पास अधिकार होगा कि आप अपना मन पसंदीदा वकील ले सकते हो। तीसरा, हाँ डीएम मजिस्ट्रेट, आप मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट। आप कुछ बोल रहे थे अभी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम आउट ऑफ द लीग क्यों चलते हैं? महिला, अब भाई जाहिर सी बात है कि जो भी होगा, पुलिस की बात करी जा रही है, महिला पुलिस होगा कुछ भी हो। अगर तुम नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल कंडीशन में तुम्हें अगर कोई पुलिस अरेस्ट कर रहा है, महिला पुलिस को अगर महिलाओं को महिला पुलिस कर रही है अरेस्ट उस कंडीशन में, तो तुम्हारे पास ये अधिकार होगा कि भाई तुम जान सको कि मेरे पास कारण क्या अधिकार। मैं वही तो कह रही हूँ, उनके कॉन्सेप्ट में एकदम आउट ऑफ द लीग चलते हैं। हाँ, तो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि भाई तुम्हें कारण जानने का अधिकार है कि तुम्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। चलो अब इधर फोकस करो। दूसरा, अगर अरेस्ट किया गया है, तुम्हारा केस चल रहा है, तो तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम वकील से अपना केस चलवा सकते हो। तीसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया तो पुलिस आपको अपनी हिरासत में नहीं ले सकती है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं किया गया प्रस्तुत, तो पुलिस आपके पास नहीं रख सकती, अपने आप मतलब अपने पास नहीं रख सकती आपको, है ना। अगर कर दिया तो आपका केस चल जाएगा, अगर नहीं किया तो आप वहां पे छूट जाओगे। छूटना मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के लिए छूट जाओगे, अगेन फिर आप पे केसेस चलेंगे। ये तो था नॉर्मल कंडीशन। अब मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसपे पुलिस को शंका है, आशंका है कि हाँ भाई ये व्यक्ति है, मान लो कि नवीन है ना,
चलो नवीन को एग्जाम्पल ले लिया, तो नवीन है, अब पुलिस को लगता है कि नवीन जो है कुछ ना कुछ ऐसे उपद्रवी काम कर सकता है कि जिससे देश पे इफेक्ट पड़ेगा, हालांकि करना मत ऐसे, है ना, कर भी सकते हो, बोल दिया। तो उस कंडीशन में आपके पास फिर अगेन ये अधिकार होगा कि आप कारण जान सको, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मन पसंदीदा वकील होना चाहिए। तो ये आपके नॉर्मल कंडीशन में भी है और इस कंडीशन में भी कि जब हमें किसी पर शक हो, शक के दायरे पे। हाँ, तुम्हें नहीं पता ना कि अब देखो कोई आतंकवादी है तुम लोगों के बीच घूम रहा है, तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, लेकिन पुलिस को तो पता है। कोई भी व्यक्ति को ऐसी हिरासत में नहीं लिया जा सकता है ना, किया नहीं, लेकिन शक है ना, उस पर शक है, ऐसे कुछ क्लॉजेस मिले कि हाँ भाई वो कर सकता है, हो सकता है कि वो घटना को अंजाम दे सकता है, एट 5 मिनट बाद वो घटना को अंजाम दे दे। और अभी जैसे ये हुआ था ना, ये दिल्ली में जो बम फूटा था, किसको पता था कि वो डॉक्टर ऐसे काम करेगा, भारत का ही रहने वाला था, भारत में शिक्षा ग्रहण की उसने, भारत में ही था वो सब कुछ करता है ना, लेकिन उसे भारत में बम फोड़ा था, किसी को पता कि ये भाई आतंकवादी के हिसाब से जो है यहाँ पे उपद्रवी काम करेगा, नहीं ना। ऐसी आसपास आपके 4 लोग, आपकी हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो, किसको पता है। आ रही बात समझ में, पीछे समझ में आ रहा है आयुष, है ना। तो आर्टिकल 22 यही कहता है कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में आपके पास क्या क्या अधिकार है। जैसे अगर सामान्य स्थिति में आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होता है आपको, है ना, कारण जानना है कि भाई आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा, अपना मन पसंदीदा वकील को चुनकर आप अपना केस लड़वा सकते हो उससे। तीसरा की मैं बात करूं तो 24 घंटे के अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, अगर नहीं हो सका तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर शक है, शक के दायरे पे अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो अगेन वही है कि कारण जान सकता है, वकील चुन सकता है और 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। चलिए, एबनॉर्मल, ये हाँ शक की, हाँ मतलब शक, अब शक कैसे हो सकता है भाई, सबका 24 घंटे के अंदर अंदर जो है सब, हाँ तुम्हें एक्सपीरियंस लेना है क्या, छूटता तो कोई नहीं, केस चलता उसका, अब वो जज फैसला लेती है ना कि ये हाँ भाई ये विक्टिम है, ये कल्प्रिट है, वो उस पर डिपेंड करता है जज पे कि वो, हाँ ऐसा दे सकते, वकील के थ्रू कर सकते हैं ना, वकील तो करता है ये सारे दलाली का, मतलब बीच का काम वकील तो करता है ये। हाँ, अब तुम जब प्रेसिडेंट पढ़ोगे ना तो प्रेसिडेंट में एक और कॉन्सेप्ट आएगा कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी दोषी की सजा को कम कर सकता है और हटा सकता है, लेकिन ऐसा हर कंडीशन में नहीं होता है ना। अभी जो ये मूवी चल रही है राख, बहुत फेमस चल रही है ना, क्या नाम था उसका, बिल्लू और करके कुछ था, वो रांगा और बल्लू करके था, तो उन दोनों का केस भी चला था प्रेसिडेंट के पास, वो गए थे अपनी अपील लेके प्रेसिडेंट के पास कि भाई हमारी सजा को माफ कर दो, कम कर दो या कम माफ कर दो। हाँ हैंगिंग, मतलब जब फांसी की सजा होती है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, बट वो प्रोविजन अलग अलग, हम तो पढ़ते कि भाई अधिकार है, अब हम सही गलत का फैसला ले लेते हैं पहले कि सही है कि गलत है, लेकिन उसके अंदर भी तो प्रोविजन है, उसके जो जिस व्यक्ति की उसको सजा माफ करनी है उसके हिसाब से भी तो देखा जाता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, उस हिसाब से होता है। ऐसे थोड़ी कि आज आपने कोई मर्डर कर दिया, आप सीधा आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है मेरी मदद कर देगा, वो कम कर देगा, आप सीधा चले गए मुंह उठा के, अब आप तो उम्मीद लगा के गए कि भाई हम हो जाएगा ये काम, लेकिन कोई भी चीज है अपने हिसाब से होती है ना, ऐसे तो नहीं। तो उनका केस भी वहां गए थे वो, लेकिन उनका ऐसा हुआ नहीं, बट फिर जो उन्होंने अपनी कबूल किया था वो पहले मान नहीं रहे थे ना। देखिए आप लोगों ने मूवी, देखना रियल, हाँ अभी वेब सीरीज चल रही है राख, बहुत फेमस चल रही, देख लेना उसको। क्या बोल रहे, वेब सीरीज चल रही है वो देख लेना। चलो, अब जो है यहाँ पे कुछ कानून है, टाडा सुना है आपने, TADA, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट,
मैं यही बताने वाली थी, ये टाडा जो एक्ट है ना संजय दत्त पे लगा था। चलिए पहले लिखेंगे आप, इसके लिए ना एक पेज छोड़ दो, आर्टिकल 22 के लिए एक पेज छोड़ दो, आर्टिकल 22 के लिए एक पेज छोड़ दो, और इसके लिखेंगे हम प्रिवेंशन रिलेटेड एक्ट। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, यहाँ से मीसा पे क्वेश्चन पूछा गया, MISA पे मीसा पे क्वेश्चन पूछा गया। ये लिखेंगे प्रिवेंशन रिलेटेड एक्ट, आर्टिकल 22 के लिए एक पेज छोड़ दीजिए, और इसकी जस्ट बार लिखेंगे प्रिवेंशन रिलेटेड एक्ट, प्रिवेंशन रिलेटेड एक्ट। चलिए लिखेंगे पहला लिखेंगे MISA, मीसा MISA, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। कब बना था? 1971। लिखो कब बना था ये? 1971, और 1978 में ये एंड हो गया था, समाप्त हो गया था, एंडेड इन 1978। दूसरा लिखेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में बना था ये एक्ट, 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 आया क्या हुआ? दूसरा लिखेंगे कॉफी पोसा, COFEPOSA, फुल फॉर्म लिखेंगे इसकी COFEPOSA, कॉफी पोसा। फुल फॉर्म लिखेंगे इसकी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। 1974, यानी कि विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। देखो ये याद कर लेना कब बना था ये एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब आप मेंस में इंटरनल सिक्योरिटी वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको ये एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वहां पे इन एक्ट को आप डिटेल में पढ़ोगे कि किस तरीके से, जैसे कॉफी पोसा है तो आप वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग वाले टॉपिक में पढ़ोगे कि जब धन शोधन यानी कि जो ब्लैक मनी है उसको किस तरीके से आपके स्मगलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और जो ब्लैक मनी उसको व्हाइट मनी किस तरीके से बनाया जाता है। तो जब आप इंटरनल सिक्योरिटी में आप मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना बड़े अमाउंट में जो पैसा है वो किस तरीके से जो है व्हाइट बनाया जाता है, कि जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं इनका पैसा क्यों नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। और आप ऐसे में देश पढ़ोगे कि एक देश है, ढूंढ के आना उस देश को कि जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने में, हाँ बिल्कुल स्विस तो नहीं लेकिन देख लेना। तो जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है उसको पढ़ने में, बट जब मेंस क्लासेस चलेंगी तब पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे टाडा, लिखा आपने, नेक्स्ट टाडा, TADA, टाडा। लिखेंगे टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1985, 1985 में स्टार्ट हुआ था और 1995 में एंड हुआ था, एंडेड इन 1995, लिखो 1995 में एंड हुआ था। नेक्स्ट लिखेंगे POTA, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में बना था और 2005 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट लिखेंगे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट,
अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी 2005। कितने हो गए ये? 6। सात वाले लिखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आर्टिकल जो है ना आपके जो ये एक्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संजय दत्त को जेल हुई थी किस अधिनियम के, किस एक्ट के थ्रू? टाडा। कॉफी पोसा, ये पीओटीए, टाडा और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी एक्ट कराया ना ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो कल हम पढ़ेंगे आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 23 और 24 है। चलिए, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है? पीछे आयुष, नवीन, ठीक है, समझ में आई क्लास सबको? बाकी हिंदी में चाहिए, हिंदी में लिखवाने, हिंदी में लिखवाने तो मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगी, जरूरत नहीं। चलो ठीक है, आज के लिए इतने करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।